Good morning students, this is online session of class 8th science and I am explaining chapter 14 that is some natural phenomena. लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स चैप्टर 11 कंप्लीट किया था, प्रेशर P इक्वल टू F अपॉन A, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आज इस लेक्चर में चैप्टर 14 का रिवीजन करेंगे, सम नेचुरल फिनोमिना। देखिए बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना हैं, हमारे आसपास होते रहते हैं, जैसे सनराइज है, सनसेट है, लाइटनिंग है, अर्थक्वेक है, ठीक है, तो रेनबो है। इसी तरीके के बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना होते हैं और उन नेचुरल फिनोमिना के पीछे कोई ना कोई साइंस होती है, कोई ना कोई रीजन होता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में ऐसे दो फिनोमिना रीजन डिस्कस करेंगे और उनके पीछे क्या रीजन है, वो क्यों होते हैं, ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो बेसिकली दो फिनोमिना जो हैं वो इसमें, सबसे पहले है लाइटनिंग और दूसरा है अर्थक्वेक। लाइटनिंग को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हमें चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या है बेसिकली। ऑलराइट, चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि नेगेटिव जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की मेनली दो प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले तो जो लाइक चार्जेज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्लियर है, कॉमन बातें हैं ये। दूसरा, टेस्टिंग ऑफ चार्ज। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है या किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है या कोई बॉडी न्यूट्रल? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज, और वो किस नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का। अगर सपोज मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस पर कौन सा चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को हम उस ऑब्जेक्ट के पास लेकर आते हैं। अगर वो रिपेल कर रहा है तो इट मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर कैसा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज। अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो उस पर कैसा चार्ज हुआ? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन से हमें पता चल जाता है कि उस बॉडी पर कौन सा चार्ज अवेलेबल है। ऑलराइट, और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपेल करेगा, और वो अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? तो टेस्टिंग ऑफ चार्ज हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कोई भी एक टेस्ट चार्ज हमने लिया और अगर उस टेस्ट चार्ज से रिपल्सन और अट्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेंगे कि दूसरी बॉडी पर कौन सा चार्ज अवेलेबल है। क्लियर? नेक्स्ट है इसमें मेथड ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए? तीन मेथड यहाँ पर डिस्क्राइब है। फर्स्ट है चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। सबसे पहले है चार्जिंग बाय रबिंग। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब करते हैं, ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, ठीक। चार्ज का क्या होता है? ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉम्ब लें, प्लास्टिक का कॉम्ब, और उसको अपने बालों पर रगड़ें, उसको अपने हेयर पर रगड़ें, तो वो क्या होगा? हमारी बॉडी से कुछ चार्ज या हमारे बालों से कुछ चार्ज निकलकर उस कॉम्ब पर चला जाएगा और फिर वो कुछ कागज़ के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ से क्लियर है कि रबिंग के थ्रू हम किसी भी बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको हम चार्ज कर सकते हैं। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है स्टूडेंट्स? सपोज मान लीजिए कोई एक बॉडी है हमारे पास न्यूट्रल, ठीक, और हम एक दूसरी बॉडी उसके पास लेकर आते हैं जो कि चार्ज बॉडी है या उस पर मान लीजिए प्लस चार्ज है, ठीक है। तो प्लस चार्ज जब हम उस बॉडी के पास लेकर आते हैं तो उस प्लस चार्ज वाली जो बॉडी है उससे चार्ज ट्रांसफ़र होने लगता है न्यूट्रल बॉडी में।
और कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि दोनों बॉडी पर चार्ज सेम ना हो जाए। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन का मीनिंग क्या है कि एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। और जब हम उस चार्ज बॉडी को उस न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आते हैं तो वहाँ पर क्या होने लगेगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होने लगेगा। ठीक है, जो चार्ज बॉडी है उससे चार्ज ट्रांसफ़र होगा न्यूट्रल बॉडी पर, और वो कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि दोनों बॉडी पर चार्ज इक्वल ना हो जाए। इसको एक बेसिक फिनोमिना से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए इस समय सर्दी पड़ रही है, तो अगर आप एक गिलास पानी गर्म कर कर रखते हैं बाहर खुले एनवायरनमेंट में, तो धीरे धीरे वो पानी ठंडा होने लगता है। और कब तक वो पानी ठंडा होगा, जब तक कि बाहर का जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है और उस वाटर का टेम्परेचर दोनों सेम ना हो जाए। ठीक है, जब तक दोनों इक्वली टेम्परेचर पर नहीं आ जाते तब तक वो पानी ठंडा होता रहेगा। ठीक, तो इसी तरीके से कंडक्शन है, चार्ज बाय कंडक्शन। तब तक चार्ज ट्रांसफ़र होगा चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी पर, जब तक कि दोनों बॉडी पर चार्ज सेम ना हो जाए। चार्जिंग बाय इंडक्शन भी सेम है, लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है कि अपोजिट चार्ज जनरेट होता है। सपोज मान लीजिए एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है और एक हमारे पास चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, हालांकि इक्वल नंबर होगा, इसीलिए वो उसको न्यूट्रल बोला है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में अवेलेबल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव न्यूट्रल बॉडी। तो जब ऐसी बॉडी के पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट हम लेकर आते हैं तो उसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चला जाता है और नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है। सपोज मान लीजिए वो जो पॉजिटिव रॉड है, कोई पॉजिटिव रॉड हम लेकर आए उसके पास, तो वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, यानी कि जो उस ऑब्जेक्ट का, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का सारा नेगेटिव चार्ज है वो उस पॉजिटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, एक तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो चार्ज क्रिएट होता है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन दोनों के दोनों सेम प्रोसेस हैं, लेकिन चार्जिंग बाय कंडक्शन में सेम चार्ज जनरेट होगा और चार्जिंग बाय इंडक्शन में अपोजिट चार्ज जनरेट होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो चार्जिंग को या चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक कॉनिकल फ्लास्क है ग्लास का बना हुआ, एक रॉड है मेटेलिक रॉड, उसके ऊपर एक स्फीयर लगा हुआ है जिसको बॉब भी बोला जाता है, और उस रॉड के दूसरे एंड पर दो गोल्ड लीफ कनेक्टेड है। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए हमें किसी बॉडी पर ये डिटेक्ट करना है कि इस पर चार्ज अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम उस बॉडी को उस बॉब के पास लेकर आते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप का जो स्फेरिकल है जिसको हम बॉब बोल रहे हैं, उस बॉब के पास उस बॉडी को लेकर आते हैं। अब उसको उस बॉडी के पास लाने से क्या होगा कि जो उस रॉड से जो चार्ज है वो उस बॉब पर ट्रांसफ़र होगा और उस बॉब से होता हुआ मेटेलिक रॉड के थ्रू होता हुआ वो गोल्ड लीफ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है तो जो गोल्ड लीफ होंगी उन पर भी कैसा चार्ज अवेलेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होगा। और पॉजिटिव चार्ज जब अवेलेबल होगा गोल्ड लीफ पर तो वो दोनों जो गोल्ड लीफ हैं इस तरीके से थोड़ी डिस्टेंस पर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी डिस्टेंस हो जाएगी, जैसे दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। सपोज मान लीजिए इनिशियल कंडीशन ये है गोल्ड लीफ की, और जैसे ही दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल होने के बाद इस तरीके से वो कंडीशन हो जाएगी गोल्ड लीफ। ठीक है, जितना एंगल वो बनाएंगी, जितना एंगल गोल्ड लीफ बनाएंगी, उससे हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा चार्ज अवेलेबल है उस रॉड पर या उस बॉडी पर जो हम मेटेलिक स्फीयर के पास लेकर आए। क्लियर, जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा मेटेलिक बॉब से रॉड के थ्रू गोल्ड लीफ पर पहुंचेगा। गोल्ड लीफ क्या होंगी, एक दूसरे से डिस्टेंस बना लेंगी थोड़ी सी, और वो डिस्टेंस कितनी ज़्यादा होगी, वो एंगल कितना ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा
कि उस बॉडी पर कितना चार्ज है। अगर मान लीजिए चार्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो जो एंगल होगा वो ज़्यादा बनेगा। अगर मान लीजिए चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा कि एंगल कम बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज जब फ्लो करता है तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर में या किसी भी नेटवर्क में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए चार्ज का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसके एक एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड से और दूसरे एंड को हमने बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड किया हुआ है, तो चार्ज का ट्रांसफ़र होने लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकलकर फ्लो करेंगे कहाँ से कहाँ की तरफ? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक। और जो करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ऑलराइट, अब अगर मान लीजिए वायर जो हमने उसमें कनेक्टेड की है, जैसा कि आपके डायग्राम में दिखाया हुआ है यहाँ पर, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक सेल और एक बल्ब हमने कनेक्टेड किया हुआ है, और वो बल्ब हमने कोई मान लीजिए ऐसा है इंसुलेटर वायर है, जैसे कि नायलॉन की वायर है, ठीक है। नायलॉन में करंट फ्लो नहीं होता तो वो जो बल्ब है वो कभी भी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको इंसुलेटर वायर से कनेक्टेड किया हुआ है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, अगर हमें करंट फ्लो कराना है किसी भी नेटवर्क में या किसी भी कंडक्टर में, तो वहाँ पर उस चीज़ का मेटेलिक होना या कंडक्टर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कॉपर है, आयरन है, ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, इस तरीके का मेटल होना बहुत ज़रूरी है जिसमें करंट फ्लो करता हो। अगर आप प्लास्टिक, रबर या फिर नायलॉन की वायर आप यूज कर रहे हैं तब उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये मटेरियल्स क्या हैं? इंसुलेटर हैं, ठीक है। इंसुलेटर और कंडक्टर आई होप आपको क्लियर होंगे। कंडक्टर क्या होते हैं? जो चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं, ठीक है, चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। और इसके अलग, इसके अपोजिट, अगर मान लीजिए उसमें चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं हो रहा है, वो ब्लॉक है, तब उस कंडीशन में बोला जाता है कि ये मटेरियल इंसुलेटर है। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। तो किसी भी मटेरियल में अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो उसका कंडक्टर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अर्थिंग। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है अर्थिंग। अर्थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सभी घरों में की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक शॉक जैसी कंडीशन आ रही है या करंट का लीकेज हो रहा है, ठीक है, करंट का लीकेज मीन्स करंट वायर कहीं से ओपन है तो वो करंट का लीकेज करेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मेटेलिक बॉडी के कूलर होते हैं या मेटेलिक बॉडी के गीजर होते हैं, उनको छूने से कभी कभी ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉक है, तो वो किस वजह से हो रहा है? करंट के लीकेज की वजह से, यानी कि कहीं पर दो वायर आपस में टच हो रही हैं। तो वो जो लीकेज है करंट का, उसको नलीफाई करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थिंग की जाती है। और अर्थिंग में क्या करते हैं? किसी भी चार्ज बॉडी को, हम किसी भी चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो जो एक्सेस करंट है, वो जो अननेसेसरी करंट है, अनवांटेड करंट है, वो ग्राउंड में फ्लो कर जाता है। क्लियर? और इलेक्ट्रिक शॉक जैसी कंडीशन से हम लोग बच सकते हैं। तो अर्थिंग जरूर होनी चाहिए जब भी हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है वो इंस्टॉल कराते हैं, तो उसी टाइम पर अर्थिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है, किसी भी चार्ज बॉडी को हम अर्थ से जब कनेक्ट करते हैं, चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, चार्ज को नलीफाई करने के लिए, तब उस केस में हम इस प्रोसेस को अर्थिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मैंने अभी आपको बताया कि जो चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है
किसी भी बॉडी पर, किसी भी मेटेलिक बॉडी पर, ठीक है, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और उस चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए या उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो प्रोसेस होता है अर्थिंग का, उसको हम बोलते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, जो एक्सेस हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्या हो जाएगा, इसके थ्रू, वायर के थ्रू फ्लो कर जाएगा और उस प्रोसेस को बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज है। नेक्स्ट, लाइटनिंग। लाइटनिंग आप जानते हैं क्या है बेसिकली। लाइटनिंग जब आसमान में बिजली चमकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट जनरेट होती है, साउंड जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। लाइटनिंग बेसिकली क्या होती है कि जब क्लाउड्स में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, बारिश के दिनों में जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, रबिंग होगी और रबिंग होने से क्या होता है, चार्ज उन पर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। जब चार्ज उन पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चार्ज एक्सेस में होने लगता है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो बादल है, क्लाउड है, उसके ऊपर वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और उसके नीचे वाले पार्ट में निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाता है और सडनली जब उस निगेटिव चार्ज को कोई ऐसी बॉडी मिलती है, कोई ऐसा पाथ मिलता है कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है। कंडीशन समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो गई कि बादल में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और एक तरफ निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। अब वो चार्ज फ्लो होने के लिए तैयार है, ठीक है, उसको कहीं ऐसा पाथ मिल जाए, उसको कहीं ऐसा पॉजिटिव चार्ज मिल जाए जिससे कि वो सारा का सारा निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, टॉल टावर्स होते हैं, पोल होते हैं और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉजिटिव चार्ज उनको मिल जाता है कि उस बादल के थ्रू वो जो निगेटिव चार्ज उसमें एक्यूमुलेट हुआ है, वो सारा का सारा चार्ज एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है, एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो एकदम से जब वो चार्ज निकलता है तब वहाँ बहुत तेज साउंड होती है, हीट एनर्जी होती है और लाइट एनर्जी होती है। इसी प्रोसेस को हम लाइटनिंग बोलते हैं। क्लियर? तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है स्टूडेंट्स। लाइटनिंग आपने सुना भी होगा कि जहाँ पर भी गिर जाती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी होती है, ठीक है, जलाकर राख कर देती है जहाँ पर भी गिरती है बिजली। इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। लाइटनिंग से बचने के लिए एक डिवाइस आती है लाइटनिंग कंडक्टर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर में क्या है कि उस पर उसको कनेक्टेड कर दिया जाता है अर्थ से। लाइटनिंग कंडक्टर को हम अपने बड़े बड़ी बिल्डिंग्स के टॉप पर उनको इंस्टॉल कर देते हैं और उसको कनेक्टेड कर देते हैं फिर अर्थ के थ्रू। अब जितना भी चार्ज बादलों से मिल रहा है उस लाइटनिंग कंडक्टर को, वो सारा का सारा नलीफाई होकर किधर चला जाएगा, उस रॉड के थ्रू होता हुआ, उस वायर के थ्रू होता हुआ अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल सेफ बच जाएगी, सारा का सारा चार्ज उस लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हम अपने घरों में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर या बड़े बड़े टावर्स पर हम इस तरीके के लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए लाइटनिंग के दौरान। जैसे कि अगर लाइटनिंग का प्रोसेस हो रहा है तो हम अगर किसी ओपन एरिया में हैं, ओपन एरिया में जैसे ही हम हैं तो हमें सडनली किसी कवर एरिया की तरफ भागना चाहिए, ठीक है। जैसे हम अपने घरों में बाहर हैं, छत पर हैं और बारिश है, लाइटनिंग का प्रोसेस है, तो हमें वहाँ ज़्यादा देर खड़े ना होकर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घरों के अंदर जाना चाहिए, किसी कवर एरिया की तरफ जाना चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए आसपास कोई भी कवर एरिया नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जिसमें हम अपने आप को कवर कर सकें, तो कभी भी टॉल ऑब्जेक्ट के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि लाइटनिंग अगर हो रही है या बारिश के मौसम में आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं या इलेक्ट्रिक पोल के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो कभी भी ऐसा ना करें। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके नीचे तो कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी टॉल ऑब्जेक्ट के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बादल जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता है। बादल, क्लाउड्स ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होते हैं, तो जो टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं
वो नेगेटिव चार्ज उनके थ्रू अट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो कभी भी किसी भी टॉल ऑब्जेक्ट के नीचे ना खड़े हों अगर लाइटनिंग या बारिश का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अगर आप किसी व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं तो व्हीकल के बाहर निकल कर ना आए, व्हीकल में ही रहें। ठीक है, अगर लाइटनिंग का प्रोसेस है तो किसी भी वायर को ना छुएं अननेसेसरीली। ठीक, किसी भी वायर को अगर आप छूते हैं तो हो सकता है उसमें लाइटनिंग का प्रोसेस हो या आपको तेज इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। क्लियर, ये पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए अगर लाइटनिंग का प्रोसेस हो रहा है तब। ठीक है, एक रिकॉल एक्सरसाइज है पेज नंबर 197। देखिए, फर्स्ट है लाइक चार्जेज डैश ईच अदर। इसमें दो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट है अट्रैक्ट, सेकंड है रिपेल। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया लाइक चार्जेज हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सन का फिनोमिना होगा। सेकंड, अ मटेरियल दैट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट इज कॉल्ड। एक ऐसा मटेरियल जो चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कंडक्टर। इंसुलेटर चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता। थर्ड, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट करते हैं क्या कहलाता है, दो ऑप्शंस हैं इसमें, अर्थिंग और कंडक्शन। कंडक्शन नहीं हो सकता, कंडक्शन एक अलग फिनोमिना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अर्थिंग। नेक्स्ट, लास्ट, द डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग इज कॉल्ड। इसमें भी दो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, लाइटनिंग कंडक्टर एंड वायर। एक ऐसी डिवाइस जिससे हम अपने घरों में, अपनी बिल्डिंग्स पर उसको इंस्टॉल करते हैं लाइटनिंग से बचने के लिए। ठीक है, लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसी डिवाइस को क्या बोला जाता है, लाइटनिंग कंडक्टर। क्लियर, ये स्टूडेंट्स प्रोसेस था लाइटनिंग का। हमने इसमें डिस्कस किया सबसे पहले चार्ज के बारे में, फिर डिटेक्शन ऑफ चार्ज और लाइटनिंग का क्या प्रोसेस है, और लाइटनिंग से बचने के लिए हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, और ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हमें लाइटनिंग के फिनोमिना से बचा सकती है। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फिनोमिना डिस्कस करेंगे, अर्थक्वेक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट आपको लगता है तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।